अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं इरशाद सर। आज हम क्लास 9th के लिए और एक टॉपिक बात करेंगे जिसका नाम है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। कल हम बात कर रहे थे सस्पेंशन के बारे में, कोलाइड के बारे में और कंसंट्रेशन के बारे में। आज हम बात करेंगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में। किसको हम सैचुरेटेड कहेंगे और किसको अनसैचुरेटेड कहेंगे। सबसे पहले जब हम डिज़ोल्व करते हैं सोल्यूट किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, तभी हमारे पास एक सोल्यूशन बन जाता है। लेकिन बेटा हम कितना डिज़ोल्व कर सकते हैं सोल्यूट और कितना यानी कितने क्वांटिटी के सॉल्वेंट के अंदर हम इस को कितना डिज़ोल्व कर सकते हैं। सो बेटा इस तरीके से हमारे पास सोल्यूशन जो है अलग अलग कंसंट्रेशन का मिलेगा जिनमें सेम सॉल्यूट होगा। सो बेटा यहाँ पर जो है हम अब बात करेंगे किसके बारे में। अगर हमारे पास कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन ले लेंगे जिसमें लेस अमाउंट डिज़ोल्व होगा सॉल्यूट, लेकिन दूसरा सॉल्यूशन लेंगे उसमें मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व होगा। तो मिसाल के तौर पर बेटा हम सॉल्ट सॉल्यूशन की बात करेंगे। सॉल्ट सॉल्यूशन अगर हम डिफरेंट कंसंट्रेशंस का बनाएंगे, हम डिज़ोल्व करेंगे अलग अलग अमाउंट ऑफ सॉल्ट सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर में। सो उसके मुताबिक उसके डिपेंड करते हुए कितना अमाउंट सॉल्यूट प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, उसके हिसाब से हमारे पास क्लासिफाई किया है हमने सॉल्यूशन को दो ग्रुप्स में। क्या कहा बेटा मैंने, हम जब डिज़ोल्व करते हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर तो सॉल्यूशन बनता है। कितना सॉल्यूट डिज़ोल्व होगा सॉल्वेंट के अंदर उस हिसाब से हम अलग अलग कंसंट्रेशन के सॉल्यूट्स बना सकते हैं, और सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर हम डिफरेंट कंसंट्रेशंस के बना सकते हैं। और उसके हिसाब से हमारे पास जो है सॉल्यूशन जो है दो ग्रुप्स के होते हैं। एक को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरे को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सबसे पहले हम बात करेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की। यानी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन हुआ, ये वो सॉल्यूशन है जिसमें हम ज़्यादा क्वांटिटी सॉल्यूट की डिज़ोल्व कर सकते हैं लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने के बगैर। सो ए सॉल्यूशन इन विच more quantity of solute can be dissolved without raising its temperature। जैसे बेटा अगर हम आप एक्वस सॉल्यूशन देखेंगे, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, उसमें हम क्या करते हैं बेटा, ज़्यादा सॉल्ट डिज़ोल्व करते हैं टेम्परेचर बढ़ाने के बगैर। फिर बेटा इस सॉल्ट सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट देन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। क्या होता है बेटा, लेसर अमाउंट of solute then maximum amount of solute which can be dissolved in it at that temperature। ठीक है बेटा। सिमिलरली हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको कहते हैं, ये वो सॉल्यूशन है जिसमें ज़्यादा सॉल्यूट यानी नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिज़ोल्व्ड एट दैट टेम्परेचर। यानी उसमें हम और ज़्यादा सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं कर सकते हैं उस टेम्परेचर पे, उसको हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मानो एक एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन, उसमें हम सॉल्ट फिर से डिज़ोल्व नहीं कर सकते उस टेम्परेचर पे, तो तब हमारे पास क्या बनता है, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिज़ोल्व्ड इट एट दैट टेम्परेचर। ठीक है बेटा। तो बेटा हमारे पास मैक्सिमम 32 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट हम डिज़ोल्व कर सकते हैं 100 ग्राम ऑफ वाटर में। गुड टेम्परेचर 20 डिग्री अगर होगा, सो 20 डिग्री टेम्परेचर पे हम मैक्सिमम 32 ग्राम्स पोटेशियम नाइट्रेट डिज़ोल्व कर सकते हैं। किसमें बेटा, 100 ग्राम ऑफ वाटर में। किसमें हम बेटा कर सकते हैं, 100 ग्राम ऑफ वाटर में। ठीक है बेटा। सो इसी तरीके से 36 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड हम डिज़ोल्व कर सकते हैं 100 ग्राम ऑफ वाटर में एट टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। यानी 20 डिग्री सेल्सियस पे हम मैक्सिमम 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिज़ोल्व कर सकते हैं। अब क्या इफेक्ट होगा हीटिंग का और कूलिंग का किस पे बेटा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का। देखिए बेटा, सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर ओनली। ठीक है बेटा। सो सॉल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही। सो अगर हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीट किया तो हायर टेम्परेचर,
तब वो अनसेचुरेटेड बन जाता है। क्या होता है बेटा, यानी सेचुरेटेड जो है सोल्यूशन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही है, लेकिन अगर हमने सेचुरेटेड सोल्यूशन को टेम्परेचर दे दिया, ज़्यादा दे दिया, यानी उस पर्टिकुलर टेम्परेचर से उसको ज़्यादा हीट दे दी, तब वो सेचुरेटेड नहीं रहता है, तब वो क्या बन जाता है, अनसेचुरेटेड। क्योंकि सॉलिबिलिटी जो सोल्यूट की है इंक्रीज हो जाती है ऑन हीटिंग, तो मोर सोल्यूट जो है हम डिसॉल्व कर सकते हैं ऑन रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है बेटा। मानो बेटा अगर अब हमने सेचुरेटेड सोल्यूशन जो हमारे पास अवेलेबल है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में, उसको हमने कूल किया, तो उसका टेम्परेचर कम किया, तो फिर क्या होगा, तो उसमें जो है कुछ इसकी डिसॉल्व्ड सोल्यूट जो है बेटा वो हम सेपरेट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड क्रिस्टल, क्योंकि सॉलिबिलिटी जो है सोल्यूट की सोल्यूशन के अंदर डिक्रीज हो जाती है जब हम टेम्परेचर क्या करते हैं बेटा, डिक्रीज करते हैं। बेटा समझ आई बात, समझ आई बात। सो ये था हमारे पास सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब जो है हमारे पास नेक्स्ट है, उसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी किसको कहते हैं, यानी कितना मैक्सिमम अमाउंट सोल्यूट है का डिसॉल्व होगा 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे, और उसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सोल्यूट इन दैट सॉल्वेंट, यानी एट दैट टेम्परेचर। ठीक है बेटा। सो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच कैन बी डिसॉल्व्ड in 100 grams of solvent at a specified temperature, उसको हम solubility कहते हैं उस सोल्यूट की, और किसके अंदर, उस सॉल्वेंट के अंदर और उस टेम्परेचर पे अंदर। सो बेटा अगर हमारे पास सॉल्वेंट वाटर होगा तो हम क्या कहेंगे, हम बोलेंगे solubility जो है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 grams of water at a given temperature is the solubility of that solute in water। ठीक है बेटा। तो मैक्सिमम 32 ग्राम जो है पोटेशियम नाइट्रेट डिसॉल्व होगा 100 ग्राम ऑफ वाटर में, किस पे, 20 डिग्री सेल्सियस में। इसीलिए पोटेशियम नाइट्रेट की सॉलिबिलिटी क्या है बेटा, 32 ग्राम्स एट 20 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली 36 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व हो सकते हैं 100 ग्राम ऑफ वाटर में एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो सोडियम सॉलिबिलिटी जो सोडियम क्लोराइड की है वो है 36 ग्राम्स। ठीक है बेटा। सो इस तरीके से अगर हमारे पास कॉपर सल्फेट होगा तो सॉलिबिलिटी जो उसकी वाटर में है वो 21 ग्राम है। सिमिलरली बेटा अगर हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड होगा तो उसमें हमारे पास 34 ग्राम्स जो है सॉलिबिलिटी है एट 20 डिग्री सेल्सियस। अमोनियम क्लोराइड को है 36 ग्राम्स एट 20 डिग्री सेल्सियस, और शुगर हम डिसॉल्व कर सकते हैं 204 ग्राम्स एट 20 डिग्री सेल्सियस इन कितने में बेटा, 100 ग्राम्स ऑफ वाटर के अंदर। ठीक है बेटा। सो अब क्या इफेक्ट होगा बेटा टेम्परेचर का और प्रेशर का, किस पे बेटा, सॉलिबिलिटी पे। देखो बेटा सॉलिबिलिटी जो सॉलिड्स की है इन लिक्विड्स में यूजुअली इंक्रीज हो जाती है जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, और डिक्रीज हो जाती है जब टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं। सो सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स यूजुअली इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। Similarly, solubilities of solids in liquids remain unaffected by changing the pressure, यानी अगर हम प्रेशर चेंज करेंगे तो solubility जो solids की liquids में उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन solubility जो gases की in liquids में डिक्रीज़ हो जाती है जब हम इंक्रीज़ करते हैं टेम्परेचर, और इंक्रीज़ हो जाती है जब हम डिक्रीज़ करते हैं टेम्परेचर। solubility जो gases की in liquids में इंक्रीज़ हो जाती है जब हम इंक्रीज़ करते हैं प्रेशर, और डिक्रीज़ हो जाती है जब हम डिक्रीज़ करते हैं बेटा प्रेशर। ठीक है बेटा। सो हमारे पास जो है अगर हम देखेंगे टेम्परेचर 0 डिग्री पे सॉलिबिलिटी जो कॉपर सल्फेट की 14 ग्राम, 10 डिग्री पे 17 ग्राम है, 20 डिग्री पे 21 ग्राम है, 30 डिग्री पे 24 ग्राम है, 40 डिग्री पे 29 ग्राम, 50 डिग्री पे 34 ग्राम है, 60 डिग्री पे 40 ग्राम है, 70 डिग्री पे 47 ग्राम है।
ठीक है बेटा, समझ आई बात। सो ये था हमारे पास बेटा सॉल्युबिलिटी और उसके क्या इफेक्ट्स होंगे टेम्परेचर के और प्रेशर के। सो सॉल्युबिलिटी जो सॉलिड्स की लिक्विड्स में यूजुअली इंक्रीज हो जाएंगी जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, अनएफेक्टेड हो जाएंगे अगर प्रेशर चेंज होगा। सो सॉल्युबिलिटी जो गैसेस की लिक्विड्स में डिक्रीज हो जाएगी अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज होगी अगर टेम्परेचर क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। ठीक है बेटा, एंड इंक्रीज हो जाएगा जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा। सॉल्युबिलिटी जो है बेटा गैसेस की इंक्रीज हो जाएगी अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज हो जाएगी जब प्रेशर को डिक्रीज करेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम बात करेंगे एलिमेंट्स की। एलिमेंट किसको कहेंगे? एलिमेंट वो सबस्टेंस है जिसको हम स्प्लिट नहीं कर सकते हैं दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सबस्टेंसेस से, कि यानी या सिंपलर सबस्टेंसेस में किसके ज़रिए, यूजुअल केमिकल मेथड से, चाहे हम अप्लाई हीट करें, लाइट दे दे या इलेक्ट्रिसिटी दे दे। क्या कहा मैंने बेटा? एलिमेंट ये वो सबस्टेंस है जो हम स्प्लिट नहीं कर सकते हैं दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सबस्टेंसेस से। मैं किससे बेटा? यूजुअल केमिकल मेथड से, चाहे हम अप्लाई हीट करेंगे या लाइट दे देंगे या इलेक्ट्रिसिटी दे देंगे। जैसे बेटा हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, इस हाइड्रोजन को हम स्प्लिट नहीं कर सकते हैं दो से ज़्यादा सिंपलर सबस्टेंसेस में, यानी मेथड्स में, सिंपली मेथड्स में, चाहे हम अप्लाई हीट करें, लाइट करें या इलेक्ट्रिसिटी दे दे। सिमिलरली ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, इसको भी हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके मुकाबले में अगर हम वाटर लेंगे, वाटर जो है एलिमेंट नहीं है, वाटर इज़ ए कंपाउंड, वाटर इज़ नॉट एन एलिमेंट बिकॉज इट कैन स्प्लिट इनटू टू सिंपलर सबस्टेंसेस। इसमें हाइड्रोजन अलग निकल सकता है, ऑक्सीजन अलग निकल सकता है अगर हम इसको इलेक्ट्रिसिटी दे देंगे। सो बेटा इसका मतलब ये हुआ एलिमेंट जो है, एलिमेंट को हम स्प्लिट नहीं कर सकते हैं दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सबस्टेंसेस में, क्योंकि ये एक ही किस्म के एटम्स के बने हुए होते हैं। सो इससे हमें और एक डेफिनेशन मिली, एलिमेंट इज़ अ सबस्टेंस विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। जैसे कॉपर है, कॉपर मेटल जो है खाली कॉपर एटम्स के बने हैं। सो बेटा कॉपर मेटल इज़ एन एलिमेंट। इसी तरीके से आयरन मेटल है, आयरन जो है आयरन एटम्स का ही बना हुआ होता है। सो इससे ये पता चलता है कि ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। सो एटम्स जो है बेटा डिफरेंट एलिमेंट्स के वो डिफर होते हैं साइज में भी और कंपोजिशन में भी। ठीक है बेटा, हमारे पास टोटल जो है 118 एलिमेंट्स नोन है एट प्रेजेंट, जिसमें से 92 एलिमेंट्स जो है नेचर में है। सो बाकी जो है बेटा एलिमेंट्स वो हमारे पास प्रिपेयर हो गए हैं आर्टिफिशियली। सो एवरी सबस्टेंस जो हमारे वर्ल्ड के अंदर वो बनी हुई है एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स की, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे हमारे पास क्या है बेटा? एलिमेंट्स हमारे पास हैं। ठीक है बेटा, लेकिन बेटा एलिमेंट्स जो है सॉलिड्स भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स लिक्विड्स भी हो सकते हैं और एलिमेंट्स गैसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स सॉलिड्स है, कुछ एलिमेंट्स लिक्विड्स है, कुछ एलिमेंट्स गैसेस है। अगर हम देखेंगे बेटा सोडियम और कार्बन एलिमेंट जो है सॉलिड्स है, मरकरी और ब्रोमीन एलिमेंट्स जो है लिक्विड्स है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स जो है बेटा गैसेस है। ठीक है बेटा, हमारे पास अक्सर जो हमारे इर्द गिर्द मटेरियल्स बने हुए हैं वो कॉम्बिनेशन है दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स की। जैसे वाटर है, वाटर जो है कॉमन चीज़ है जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो दो एलिमेंट्स का बना हुआ है, एक को हम कहते हैं हाइड्रोजन, दूसरे को हम कहते हैं ऑक्सीजन। इसी तरीके से शुगर, शुगर भी जो है हम इस्तेमाल करते हैं, ये तीन एलिमेंट्स का बना है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, सो इवन ह्यूमन बॉडी जो है बेटा वो भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, वो भी कॉम्बिनेशन बनी हुई है बहुत सारे एलिमेंट्स की। जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर 65% ऑक्सीजन एलिमेंट होते हैं, 18% कार्बन एलिमेंट होते हैं, 10% हाइड्रोजन एलिमेंट होते हैं, 3% नाइट्रोजन होता है और 2% जो है बेटा कैल्शियम होता है और 2% जो है बाकी एलिमेंट्स होते हैं। गोया इंसान में 65% ऑक्सीजन है, 18% कार्बन है, 10% हाइड्रोजन है, 3% नाइट्रोजन है, 2% कैल्शियम एलिमेंट्स है और बाकी 2% भी बाकी एलिमेंट्स हैं। सो इस बुनियाद पे जो है बेटा मेटल्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, तमाम एलिमेंट्स को बेटा डिवाइड किया गया है तीन ग्रुप्स में, मेटल्स,
नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। ये आपने बेटा ऑलरेडी क्लास नंबर 8 में जो है पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर फिर से रिपीट होगा। मेटल्स किसको कहते हैं बेटा? मेटल वो एलिमेंट है जो मैलिएबल होता है, डक्टाइल होता है और कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। अब आप बोलोगे मैलिएबल किसको कहते हैं, डक्टाइल किसको कहते हैं, वो आगे जाके मैं बता दूंगा। सो मेटल्स क्या है बेटा? ए मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज मैलिएबल एंड डक्टाइल एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे आयरन है, कॉपर है, एलिमेंट यानी कॉपर है, एल्युमिनियम है, सोडियम है, जिंक है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, क्रोमियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, कोबाल्ट है, निकल है, टिन है। ये सारे बेटा हमारे पास क्या है? मेटल्स है। ऑल मेटल्स आर सॉलिड्स एक्सेप्ट मरकरी, जो हमारे पास क्या है बेटा? लिक्विड है। सो अब किसको हम मेटल कहेंगे? मेटल वो एलिमेंट है जो मैलेबल होता है, डक्टाइल होता है और कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी। सारे मेटल सॉलिड्स है, लेकिन सिवाय कौन नहीं? जो हमारे पास मरकरी जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। अब हमारे पास हमें देखनी है प्रॉपर्टीज किसकी बेटा? मेटल्स की। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है मेटल्स जो है मैलेबल है। इसका मतलब हो गया मेटल को हम बीट कर सकते हैं, यानी हम मेटल्स को अगर लोहे से मारेंगे वो क्या होगा? पतले शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी गोल्ड और सिल्वर मेटल जो है ये बेस्ट मेलेबल मेटल्स है। एल्युमिनियम और कॉपर जो है हाईली मेलेबल मेटल्स है। इन सारे मेटल्स को अगर हम हैमर से क्या करेंगे बेटा? मारेंगे तो पतले शीट्स बन जाएंगे, फाइल्स बन जाएंगे। सिल्वर मेटल को भी अगर हैमर से मानेंगे तो पतले सिल्वर फॉइल्स बन सकते हैं, क्योंकि इसकी भी हाई मैलिएबिलिटी है। और वो सिल्वर फॉइल्स फिर हम डेकोरेटिंग स्वीट्स में, या एल्युमिनियम मेटल जो है इसी तरीके से मैलेबल है, इसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं पतले पतले फॉइल्स में। ठीक है बेटा, जो हम फिर बिस्किट्स में इस्तेमाल करते हैं, चॉकलेट्स में इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन में इस्तेमाल होते हैं, सिगरेट्स में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है बेटा। सिमिलरली बेटा मैलिएबिलिटी जो है ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसकी? मेटल्स की। और दूसरी प्रॉपर्टी जो है मेटल्स डक्टाइल होते हैं, यानी डक्टाइल किसको हम कहते हैं? यानी मेटल्स को हम स्ट्रेच कर सकते हैं थिन वायर्स में। सो बेटा ऑल मेटल्स आर नॉट इक्वली डक्टाइल, यानी इसका मतलब ये हुआ सारे मेटल्स इक्वली डक्टाइल नहीं है, कुछ ज़्यादा डक्टाइल है, कुछ कम होते हैं। गोल्ड और सिल्वर जो है बेस्ट डक्टाइल मेटल्स होता है। अगर हमारे पास 100 मिलीग्राम का हाई यानी 100 मिलीग्राम होगा हाईली डक्टाइल मेटल जैसे सिल्वर, उसको हम थिन वायर्स में वो बना सकते हैं। 200 मीटर लॉन्ग जो है वायर में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। किसको? 100 मिलीग्राम को सिल्वर में। ठीक है। इसी तरीके से कॉपर और एल्युमिनियम मेटल भी जो है बेटा ये भी डक्टाइल है, इनको भी हम वायर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ड्रॉ कर सकते हैं। आप देखते हो बेटा जो हमारी बिजली की तारें होती है एल्युमिनियम की होती है, कॉपर की होती है, उसको भी स्ट्रेच किया होता है। सो इससे ये पता चलता है डक्टिलिटी भी जो है एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसकी बेटा? मेटल्स की। सो मेटल्स मेलेबल भी होते हैं, डक्टाइल भी होते हैं, और मेटल्स जो है गुड कंडक्टर्स है हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी। इसका मतलब ये हुआ मेटल अलाउ करता है हीट को भी और इलेक्ट्रिसिटी को भी, ये पास हो जाते हैं इसके थ्रू इजीली। सो मेटल्स जो है गुड कंडक्टर्स है हीट के। सो कंडक्शन जो है हीट की उसको हम कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। सिल्वर जो है इसमें बेस्ट कंडक्टर है हीट का, इसमें हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी है। लेकिन कॉपर एल्युमिनियम मेटल भी जो है ये भी गुड कंडक्टर्स है हीट के। जैसे हमारे पास कुकिंग यूटेंसिल्स है, वाटर बॉयलर्स है, ये भी कॉपर के बने होते हैं, एल्युमिनियम के बने होते हैं, क्योंकि ये गुड कंडक्टर्स हैं हीट के। लेकिन पोरेस्ट कंडक्टर जो हीट का है वो है लेड। क्या है बेटा? लेड इज द पोरेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट अमंग मेटल्स, और मरकरी मेटल इज अ पोअर कंडक्टर ऑफ हीट। मरकरी मेटल क्या है बेटा? ये पोअर कंडक्टर है हीट का। साथ में हमने कहा
मेटल्स जो है गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि मेटल्स जो है इसमें क्या होते हैं, मेटल्स ऑफर वेरी लिटिल रेजिस्टेंस टू फॉलो द इलेक्ट्रिक करंट, तो इसमें हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। सिल्वर मेटल जो है इसमें बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, कॉपर भी है। सो तमाम इलेक्ट्रिक वायर्स बनी हुई होती है किसकी बेटा, कॉपर की, एल्युमिनियम मेटल्स की, क्योंकि ये गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है बेटा, समझ आई बात। सो बेटा मेटल्स जो है आयरन, मरकरी और ये इसमें ग्रेटर रेजिस्टेंस होती है फ्लो ऑफ करंट की, सो इसमें लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है। नेक्स्ट जो है बेटा मेटल्स जो है लस्टोरियस होते हैं, यानी इनको हम पॉलिश कर सकते हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, ये शाइनी मेटल्स है, यानी ये चमकते होते हैं, इनको हम पॉलिश भी कर सकते हैं। सो ये भी प्रॉपर्टी एक मेटल की है जिसको शाइनिंग सरफेस होती है, यानी मेटेलिक लस्टर होता है। शाइनी अपीयरेंस जो मेटल्स की होती है ये हमारे पास फिर यूज़फुल होता है ज्वेलरीज बनाने में, डेकोरेटिव पीसेस बनाने में, ये सारे बेटा किसकी वजह से है, चमक की वजह से। मेटल्स जो है जनरली हार्ड होते हैं सोडियम और पोटेशियम के बगैर, जो हमारे पास सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। लेकिन अक्सर मेटल्स क्या होते हैं बेटा, हार्ड, लेकिन सारे मेटल्स इक्वली हार्ड नहीं होते हैं, यानी हार्डनेस भी जो है वेरी हो जाती है एक मेटल से दूसरे मेटल तक। ठीक है बेटा, जैसे मैंने सोडियम और पोटेशियम की बात की, वो हम इजीली नाइफ से कट कर सकते हैं। इसी तरीके से बेटा मेटल्स जो है यूजुअली स्ट्रांग होते हैं, इनकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। ये मेटल्स जो है यानी इसका मतलब मेटल्स होल्ड कर सकते हैं बहुत ज़्यादा वेट्स, ये ब्रेक नहीं होते हैं। आपने देखा होता है बहुत सारे जगहों पे जो है ब्रिज बने हुए होते हैं, वो किसके बने हुए होते हैं, स्टील के, यानी आयरन के, इन द फॉर्म ऑफ स्टील। ये बहुत स्ट्रांग होते हैं, इनकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। इसकी वजह से आयरन मेटल्स जो है ब्रिजेस बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में, रेलवे लाइंस बनाने में, या मशीन्स बनाने में, व्हीकल्स बनाने में इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर भी सोडियम और पोटेशियम मेटल जो है ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, इनकी लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, इनकी लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। मेटल्स जो है बेटा सॉलिड्स होते हैं रूम टेम्परेचर में, लेकिन मरकरी के बगैर जो लिक्विड मेटल है। सारे मेटल्स जैसे कॉपर है, एल्युमिनियम है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये क्या है बेटा, सॉलिड्स होते हैं किसमें बेटा, रूम टेम्परेचर में। लेकिन एक ही मेटल जिसका नाम मरकरी है वो हमारे पास लिक्विड होता है किसमें बेटा, रूम टेम्परेचर में। मेटल जो है जनरली इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी इसका मतलब ये हुआ जो हमारे अक्सर मेटल्स है वो मेल्ट और वेपराइज होते हैं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में। अगर हम देखेंगे आयरन का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो है 1535 डिग्री सेल्सियस। क्या है बेटा, 1535 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब सॉलिड आयरन मेटल को लिक्विड बनाने के लिए, मोल्टन आयरन बनाने के लिए आपको उसको 1535 डिग्री सेल्सियस तक उसको क्या करना है, टेम्परेचर देना है, हीट देनी है, तभी वो मेल्ट हो जाएगा। इसी तरीके से कॉपर मेल्ट होता है 1083 डिग्री सेल्सियस, यानी 1083 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है बेटा, हीट होता है। लेकिन सोडियम और पोटेशियम में जो मेटल्स हैं इनका लो मेल्टिंग पॉइंट है लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस। या हमारे पास मेटल है गैलियम जो है इसका इतना लो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इट स्टार्ट्स मेल्टिंग इन हैंड, यानी हाथ की हीट से ही वो क्या हो जाता है बेटा, मेल्ट हो जाता। ठीक है। सो सिमिलरली बेटा मेटल्स को क्या होती है, हाई डेंसिटीज़ होती है, यानी ये हैवी सबस्टेंसेस होती है। आयरन की जो है मानो 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो क्वाइट हाई होता है। सो कुछ एक्सेप्शंस इसमें भी हैं, सोडियम पोटेशियम इनकी डेंसिटीज़ लो होती है, ये बहुत ही लाइट मेटल्स होते हैं। मेटल शोर करते हैं, यानी मेटल्स आर सोनोरस, ये रिंगिंग साउंड देते हैं जब इनको स्ट्राइक करते हैं। अगर मानो आपको हाथ से स्टील का गिलास गिर गया, कितना शोर उठता है, स्टील का प्लेट गिर गया। सिमिलरली आपने पत्थर उठाया, मारा किसी पोल में जो स्टील का होगा, आयरन का होगा, या जो हमारे जो छत होते हैं उनको। सो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सोनोरसनेस ऑफ मेटल्स, जिनकी वजह से बेल्स जो है इनको साउंड हो जाते हैं।
सो बेटा हमारे पास जो है इंस्ट्रूमेंटल्स जैसे हमारे पास वायर्स यानी स्ट्रिंग्स है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स वायलिन, गिटार, स्टार, तनपुरा, इसमें सारे में हमारे पास मेटल्स ही लगते हैं। मेटल्स जो है यूजुअली जो है इसका सिल्वर और ग्रे कलर होता है एक्सेप्ट कॉपर और गोल्ड। कॉपर जो है उसका रेडिश ब्राउन होता है, गोल्ड को येलो कलर होता है। सो मेटल्स जो हम वाइडली यूज़ करते हैं डेली लाइफ में उसको जो है बहुत सारे पर्पस होते हैं, चाहे कुकिंग यूटेंसिल के लिए, इलेक्ट्रिक फैंस के लिए, मशीन्स के लिए, कार्स के लिए, बसेस के लिए, एरोप्लेन्स के लिए, ये सारे जो है मेटल्स मिक्सचर ऑफ मेटल्स हो, यानी बेटा और सारे जो है बेटा मेटल्स है। लेकिन ऑल मेटल्स और मिक्सचर्स जो है ये जो हमारे पास मेटल्स ऑफ यानी हमारे पास जो है सारे मेटल्स जो है या मिक्सचर्स ऑफ मेटल्स जो है उनको हम एलाइज कहते हैं। ठीक है बेटा, एलॉय किसको हम कहते हैं? मिक्सचर ऑफ मेटल्स। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल किसको कहेंगे? नॉन मेटल भी जो है एक एलिमेंट है, न तो वो मेलेबल होगा, न तो डक्टाइल होगा, न तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। यानी इसका मतलब है नॉन मेटल्स में अपोजिट प्रॉपर्टीज़ है किसकी बेटा? मेटल्स से। जैसे नॉन मेटल्स में हमारे पास आता है कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो बेटा ये सारे नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। सो बेटा डायमंड और ग्राफाइट भी जो है नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन नॉन मेटल किसको कहेंगे हम? नॉन मेटल जो है ये वो एलिमेंट है, न तो ये मेलेबल है, न तो डक्टाइल है, न तो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। सो अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं नॉन मेटल्स की, ये अपोजिट है किसकी बेटा? मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ से। सो बेटा नॉन मेटल्स न तो मेलेबल होते हैं, न तो डक्टाइल होते हैं, बल्कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं बेटा? ब्रिटल होते हैं। यानी इसका मतलब ये तो हम थिन शीट्स में नहीं बना सकते हैं, नॉन मेटल्स ब्रेक हो सकते हैं अगर हम इसको हैमर से मारेंगे। तो इसी तरीके से बेटा नॉन मेटल्स जो है वायर्स में हम नहीं खींच सकते हैं, लेकिन ब्रिटलनेस जो है एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है किसकी बेटा? सॉलिड नॉन मेटल्स की। सो नॉन मेटल्स आर नीदर मैलेबल नॉर डक्टाइल, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। नॉन मेटल्स क्या है बेटा? ब्रिटल। जैसे बेटा हमारे पास सल्फर और फॉस्फोरस नॉन मेटल्स हैं विच डू नॉट कंडक्ट हमारे पास, यानी ये हमारे पास तीसरा जो है नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो इसका मतलब हुआ मेटल्स जो है अलाउ नहीं करते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर पास होने में। लेकिन जैसे सल्फर और फास्फोरस है ये नॉन मेटल्स है विच डू नॉट कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन बहुत सारे नॉन मेटल्स हैं जो इंसुलेटर्स है, ये कुछ एक्सेप्शंस हमारे पास हैं। जैसे डायमंड है, डायमंड इज़ अ नॉन मेटल विच इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। या हमारे पास ग्राफाइट है, ग्राफाइट भी जो है नॉन मेटल है, ये भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। सो बेटा ये हमारे पास किसके अंदर आते हैं? एक्सेप्शंस के अंदर। सिमिलरली बेटा नॉन मेटल्स लस्टोरियस नहीं होते, यानी इनकी कोई चमक नहीं होती है। दे आर डल इन अपीयरेंस, दे आर डल इन अपीयरेंस, यानी बेटा लेकिन इसमें भी हमारे पास क्या है? एक एक्सेप्शन है। आयोडीन एक नॉन मेटल है जिसकी लस्टोरियस अपीयरेंस है। क्या कहा मैंने? नॉन मेटल्स यूजुअली लस्टोरियस होते हैं यानी नॉट लस्टोरियस, लेकिन इनकी डल अपीयरेंस होती है। आयोडीन एक नॉन मेटल है जिसमें हमारे पास कैसी अपीयरेंस होती है बेटा? लस्टोरियस अपीयरेंस। नॉन मेटल जो है जनरली सॉफ्ट होते हैं, लेकिन बेटा जनरली एक्सेप्ट डायमंड जो एक्सट्रीमली हार्ड नॉन मेटल है। नॉन मेटल्स नॉर्मली क्या होते हैं बेटा? सॉफ्ट होते हैं, लेकिन किसके बगैर? डायमंड के बगैर, जो क्या होता है बेटा? हार्ड होता है। ठीक है बेटा, सो डायमंड जो है इज एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टेंस नोन। ये क्या है बेटा? हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टेंस नोन। ठीक है बेटा, नॉन मेटल जो है स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, जिनकी लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, यानी नॉन मेटल जो है लार्ज वेट्स होल्ड नहीं कर सकते हैं, ये ब्रेक हो जाएंगे। ग्राफाइट एक नॉन मेटल है, अगर हल्का सा अगर हम पेंसिल दिखते हैं, पेंसिल में भी लेड जो होती है ग्राफाइट की होती है, अगर उसको थोड़ा सा ये करेंगे वो टूट जाता है। इसकी लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, ये लार्ज वेट इस पर नहीं डाल सकते
है। ठीक है बेटा। नॉन मेटल सॉलिड्स हो सकते हैं, लिक्विड्स हो सकते हैं और गैसेस हो सकते हैं रूम टेम्परेचर में, यानी नॉन मेटल्स भी एग्जिस्ट होते हैं तीनों स्टेट्स में। जैसे कार्बन, सल्फर और फास्फोरस सॉलिड नॉन मेटल्स है, ब्रोमीन लिक्विड नॉन मेटल है, लेकिन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो है ये बेटा, क्लोरीन, ये गैशियस नॉन मेटल्स है। ठीक है। लेकिन नॉन मेटल्स को जो है कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है यानी मेटल्स से, लेकिन ग्राफाइट एक नॉन मेटल है जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है। इसका मतलब नॉन मेटल्स जो है वेपराइज होते हैं कंपैरेटिवली लो टेम्परेचर में, किससे बेटा, हमारे पास एज़ कम्पेयर टू मेटल्स। जैसे मैंने कहा 1535, 183 उसको टेम्परेचर 1083 ये चाहिए। सो सल्फ़र एक नॉन मेटल है जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट है 119, लेकिन ग्राफाइट जो है खाली नॉन मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट है 3700 डिग्री सेल्सियस, 3700 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बेटा। नॉन मेटल्स जो है इसकी लो डेंसिटीज़ होती है, यानी इसका मतलब हो गया ये लाइट सबस्टेंसेस होती है। सल्फर जो है सॉलिड नॉन मेटल है, इसकी डेंसिटी 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है जो बहुत ही कम है, लेकिन डेंसिटीज़ ऑफ गैशियस नॉन मेटल्स बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन वन नॉन मेटल आयोडीन जो है उसकी हाई डेंसिटी होती है। ठीक है बेटा। आयोडीन जो है इसकी हाई डेंसिटी है। सिमिलरली नॉन मेटल स्नोरस नहीं होते, यानी ये कोई साउंड नहीं देते हैं जब ये किसी के साथ हिट होते हैं। और नॉन मेटल्स में अलग अलग कलर्स होते हैं, सल्फर येलो होता है, फास्फोरस वाइट भी, रेड भी, ग्राफाइट ब्लैक, क्लोरीन येलोइश ग्रीन, ब्रोमीन इज रेड ब्राउन, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है कलरलेस है। जहाँ पर हमने कहा था मेटल्स जो है, मेटल्स नॉर्मली ग्रे होते हैं, लेकिन गोल्ड में जो है येलो और कॉपर जो है बेटा डिफरेंट कलर्स के होते हैं। सो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज थी किसकी बेटा, नॉन मेटल्स की। अब हम तीसरा जो है इसमें हमारे पास कुछ एलिमेंट्स है जो प्रॉपर्टीज दिखाते हैं मेटल्स की भी और प्रॉपर्टीज दिखाते हैं नॉन मेटल्स की। दिखते तो हो मेटल्स के, लेकिन दे आर ब्रिटल लाइक नॉन मेटल्स, सो दे नीदर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक मैटर नॉर इंसुलेटर्स लाइक नॉन मेटल्स। सो इनको हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, यानी कुछ एलिमेंट्स हमारे पास है जो प्रॉपर्टीज दिखाते हैं मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी, उनको हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। यानी वो एलिमेंट्स जो प्रॉपर्टी हम दिखाते हैं मेटल्स की भी और कुछ प्रॉपर्टीज दिखाते हैं नॉन मेटल्स की, उसको हम मेटलॉइड्स कहते हैं। इनकी प्रॉपर्टी जो है इंटरमीडिएट होती है किसके बीच में, यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान। ठीक है बेटा। सो हमारे पास मेटलॉइड्स की एग्जांपल्स में बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम जो है बेटा, ये हमारे पास इसकी एग्जांपल्स है। ठीक है बेटा। सो आज के क्लास में हमने बात की किसके बारे में, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस के बारे में, सॉल्युबिलिटी के बारे में, और क्या इफेक्ट होगा टेम्परेचर और प्रेशर से सॉल्युबिलिटी पे। उसके बाद हमने एलिमेंट के बारे में बात की और एलिमेंट को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे किसके बारे में बेटा, मिक्सचर्स के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में। ठीक है बेटा। और हम बात करेंगे कंपाउंड्स के बारे में, यानी कंपाउंड किसको कहते हैं, मिक्सचर्स किसको कहते हैं। फिर जो है बेटा हमारे पास फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में बात करनी है। अगर किसी को कोई डाउट हो वो मुझे बता सकते हैं। टिल देन अस्सलाम।